जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मोस्ट वेलकम है अपना चैनल ओम स्टडी जोन में। तो दोस्त, अगर आप लोग भी 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो आप लोग को हर हाल में जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बता दूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो आपको पेपर में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्त। और जो बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेगा तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा हॉल में कोई नहीं रोक सकते मेरे दोस्त। क्योंकि बता दूं आज हम कितने ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने हैं, जो टाइटल विज्ञान का ऑब्जेक्टिव होने वाला। आपको वहां पे ये चेंज मिल सकता है, कोड आपको चेंज एफ मिल सकता है, किसी का डी मिल सकता है, किसी का ए मिल सकता है, किसी का ए मिल सकता है, तो आपको कोड अलग मिल सकता है मेरे दोस्त। आज मैं जो प्रश्न करवाने वाला हूँ, जिस तरह से मैं प्रश्न सेट करके लाया हूँ, अगर आप लोग अगर वीडियो का इन तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं मेरे दोस्त कि 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा हॉल में कोई नहीं रख सकता दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्त, वीडियो को बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं और आते हैं आज के पहला क्लास में और आपका पहला क्वेश्चन पे लेकर आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हुए हैं तो पहले पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना और लोगों के पास, अपने फ्रेंडों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए दोस्त, आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं आज का क्लास का पहला क्वेश्चन लेके आते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा जरूर। ओके, तो आप लोग यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। आज मैं जो बताने वाला हूँ ना, आप लोग अच्छी तरह से 80 ऑब्जेक्टिव ध्यान में देख लीजिएगा, इसी तरह से आपको परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं 80 ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग 80 ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में 40 में 40 को आपको रोक नहीं सकता। तो चलिए आज के क्लास में स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको पढ़िए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है ना। कहता निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो ऑप्शन कह रहा है सोना है, सिलिकॉन है, जस्ता और प्लेटिनियम है। तो आप लोग बताना है कि सोलर सेल किससे बना होता है, कौन सा धातु से बना होता है। तो राइट आंसर हमारा होगा मेरे दोस्त, जो होगा सिलिकॉन से। किससे बना होता है मेरे दोस्त, सोलर सेल बना होता है सिलिकॉन धातु से बना होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसी तरह से क्वेश्चन आपको आगे देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्त, परीक्षा हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए आपको। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। कहता वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है मेरे दोस्त, क्या होता है। प्रत्यास्था उत्पन्न होता है, या चुंबकत्व उत्पन्न होता है, या ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है मेरे दोस्त, वो होता है ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, उसमें प्रभाव होता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्त सी होगा। ओके, अब आते हैं आज का थर्ड क्लास में थर्ड क्वेश्चन पाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आज का थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पढ़िए यहाँ पर आप लोग। कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो आपको बताना है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हमें जो तारों को कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है तारों को। ठीक है, तो वो तारा पांचर क्रम को बोलते हैं मेरे दोस्त, समांतर क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोग समांतर क्रम बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर समांतर क्रम बोलते हैं। ये आपको श्रेणी क्रम है, ए है या दोनों है। ठीक है, ए और बी दोनों यहाँ पर हो सकता है, ए या बी या दोनों, और आप लोग को बताना है इनमें से कौन है। तो जो कहते हैं ना कि जो घरों में जो तार लगा होता है वो समांतर क्रम में लगा होता है। किसके में दोस्त, घरों में जो तार लगा होता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। घरों में जो तार लगा होता है वो किस क्रम में होता है, तो समांतर क्रम में। और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को कौन सा क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो वो आपको समांतर क्रम होगा। कौन समझ रहे हो, समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, चलिए मैं तो आज का चौथा क्वेश्चन पाते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग अच्छी तरह से कमेंट में जवाब देना, फटाफट देना। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है ना। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कांच की झिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म कहता है। तो बताता है मेरे दोस्त कि श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है मेरे दोस्त प्रिज्म से होता है। किससे होता है मेरे दोस्त, प्रिज्म से होता है। जब सूर्य का प्रकाश की किरण यहाँ पर आता है तो यहाँ पर अवयवी रंग होता है मेरे दोस्त, 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, वो विभक्त हो जाता है, जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो वे संभव है मेरे दोस्त सिर्फ प्रिज्म से ही संभव होता है। किससे मेरे दोस्त, तो प्रिज्म से। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ठीक है, अब आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पांचवा नंबर क्वेश्चन का आप लोग अच्छे तरह से जवाब दिए। कह सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। कह सकते हैं मेरे दोस्त कि छोटे छोटे महीन महीन जीवों को देखने के सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो वही बता रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं। तो कह रहा ऑप्शन में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो छोटे छोटे जीव को देखने के बाद मैं बता दूं, छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए, छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। वही कह रहा है यहाँ पर कि सूक्ष्मदर्शी में हमेशा छोटे छोटे चीजों को देखा जाता है। तो छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलिए अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका अच्छी तरह से आप लोग जवाब दीजिए। छठी नंबर क्वेश्चन में पढ़िए मेरे दोस्त, इसका जवाब दिए। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्त, आज के क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है और आप लोग 80 ऑब्जेक्टिव अगर लगा पाते हैं तो परीक्षा हॉल में आपको 40 ऑब्जेक्टिव को रोक नहीं
नहीं सकता मेरे, कोई नहीं रोक सकता है कि 40 अब 80 ऑब्जेक्टिव से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बता दूं 80 ऑब्जेक्टिव में से सिर्फ 40 क्वेश्चन ही बनाया जाता है, और आपको गारंटी से बता दूं कि 40 में 40 आएगा अगर आप लोग ऐसे सवालों का जवाब दे पाओगे तब। चलिए दोस्तों, अब आप पढ़िए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं या संवर्धन कहते हैं या प्रबंधन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब देना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कहते हैं आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, आवर्धन कहते हैं। 6 का ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग अच्छी तरह से जवाब दिए। कहता है एल्कोहल का अपवर्तनांक, एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है, यानी कि अपवर्तनांक बताना में दो, मतलब 1.33 है या 1.65 है या 1.36 है या 1.31 है। तो आप लोग बताना है, एल्कोहल बोले तो OH नेगेटिव, OH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अल्कोहल का अपवर्तनांक बताना में दोस्त तो कितना होगा, तो वो होता है मेरे दोस्त 1.36 होता है मेरे दोस्त। कितना होता है, 1.36 होता है अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा मेरे, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1.36 होगा मेरे दोस्त अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है, अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। ओके, चलिए अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग अच्छी तरह से इन लोगों का जवाब देना। कहता है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, आइरिस के द्वारा होता है या नेत्र लेंस के द्वारा होता है। ये तो नेत्र लेंस होगा नहीं, क्योंकि नेत्र लेंस में ही हो जाता है क्रिया, ये क्रिया होता है, ठीक है। कहता है सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होता है या कॉर्निया द्वारा। तो आप लोग को बताना है कि लेंस में जो लेंसों में समायोजन की जो क्रिया होता है, समायोजन कहते हैं ना कि समायोजन की जो क्रिया होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है, मतलब किसके द्वारा होता है। तो आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होगा मतलब सिलियरी पेशियां द्वारा होता है। किसके द्वारा, सिलियरी पेशियां द्वारा। जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग अच्छी तरह से जवाब दीजिए। प्रत्यवर्ती धारा को बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको क्या बोलते हैं, एक होता है डीसी होता है और एक होता है एसी होता है। इसको बोलते हैं डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट मतलब समांतर क्रम एक श्रेणी क्रम होता है। तो इसको बताना है, प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं जिसे डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीसी नहीं सॉरी में इसे एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे एसी बोलते हैं, प्रतिवर्ती धारा एसी, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होता है मेरे दोस्त जो 50 हर्ट्ज के बराबर होता है। क्या होता है, 50 हर्ट्ज के बराबर होता है, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा होता है एक आपका दिष्ट धारा होता है, ठीक है। ये आपका दिष्ट धारा होता है अल्टरनेट, एक आपका डीसी होता है, एक आपका एसी होता है। एसी को प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं। तो वही पूछ रहा कि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होता है जो 50 हर्ट्ज के बराबर होता है, आप लोग बताना। ओके, और आप लोग चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग अच्छी तरह से जवाब दीजिए। कहता किसी धारावाहिक परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका पूछ रहा है दोस्त, परिनालिका का आपको मैं फिगर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। परिनालिका का फिगर में यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो परिनालिका पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको परिनालिका दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के जो होता है मेरे दोस्त, चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, सब जगह समान होता है। सब जगह क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको प्लस माइनस सब जगह समान होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये होगा। ओके, 10 का ऑप्शन नंबर हमारा ये। चलिए अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। कहता स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ओके, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए मेरे दोस्त किसका उपयोग होता है। कहता है कांच की झिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म का। तो अभी बताएं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप लोग फटाफट कमेंट बताइए। कांच की झिल्ली द्वारा या अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल लेंस के द्वारा मेरे दोस्त या प्रिज्म के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग को फटाफट बताना है कि प्रिज्म के द्वारा होता है। राइट आंसर में आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, राइट आंसर हमारा प्रिज्म के द्वारा होता है, ठीक है। प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म कितने रंग होते हैं मेरे दोस्त, 7 रंगों द्वारा होता है। कितना रंग होता है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश इसी के द्वारा होता है मेरे दोस्त। श्वेत प्रकाश जो होता है इसी घटना कारण होता है, प्रिज्म के द्वारा ही होता है, इसमें 7 रंग होता है, ठीक है। इसलिए 11 का ऑप्शन हमारा हो गया डी। ओके, अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आप लोग क्या क्या देना, जवाब देना, ठीक है। 12 नंबर यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मैं जरूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताना है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग का है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पर जब सूर्य के प्रकाश जब आता है मेरे दोस्त, तो सूर्य के प्रकाश यहाँ पर 7 अवयवी रंगों में क्या होता है, विभाक्त हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पर 7 रंगों में। जो सबसे ऊपर होता है मेरे दोस्त लाल होता है और सबसे जो नीचा होता है बैगनी होता है। सबसे नीचा जो क्या होता है, बैगनी होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे जो नीचा होता है आप लोग का बैगनी होता है, यहाँ पर क्लियर कर बैगनी होता है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि वही कह रहा है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के जो किरण होता है, जो किरण का झुकाव सबसे अधिक किसका होता है, सबसे नीचे कौन है मेरे दोस्त, सबसे नीचे बैगनी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। राइट आंसर आप लोग का डी हो गया। और यहाँ से मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूंगी, तिरंगधारी यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त लाल रंग का और बैगनी का, ठीक है।
लाल रंग और बैगनी, बैगनी इसका तरंग दैर्घ्य में दोस्त तरंग, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, इसका तरंग दैर्घ्य होता है जो अधिक होता है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है मेरे दोस्त, अधिक होता है, और इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है मेरे दोस्त, जो कम होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसे आप लोग इसलिए मेरे दोस्त जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है ना, वो इस कारण हमें दूर से दिखाई पड़ता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य के कारण अगर हम लाल रंग को किसी भी चीज पर रख दें, लाल रंग का लाइट है, अगर हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहेगा ना, तो हम उसको आंखों से प्रभावित करते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए किसके कारण, तो तरंग दैर्घ्य के कारण, जिसका जितना तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उतना हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आने से पहले मेरे दोस्त आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग मैट्रिक का 2026 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और चाहते हैं कि अच्छे नंबर से मैं पास हूं, अच्छे नंबर मेरे पास आए और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर भी कटौती नहीं हो, तो आप लोग ओम स्टडी जोन से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको डेली 8 बजे रात का वीडियो में लाता रहूंगा, प्रैक्टिस का क्वेश्चन बैंक के साथ में लाता रहूंगा। और अभी तक आपने हिंदी का बुक एंड ग्रामर का क्वेश्चन बैंक 2023 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे, तो जाइए मेरे चैनल में लाइव या सेशन में जाइए, वहां पर आपको ये वीडियो आपको देखने अवेलेबल है, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर देना, ओके। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए मेरे दोस्त, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, तो आप लोग इसे फटाफट जवाब देना, ओके। फटाफट जवाब देना, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, ओके। कह रहा है लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जो लेंस होता है मेरे दोस्त, ठीक है, लेंस होता है वो जो फोकस की संख्या होता है, एक फोकस दो फोकस, जो लेंसों में फोकस की संख्या होता है जो 2 होता है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा लेंसों में फोकस की संख्या होता है जो 2 होता है, ओके। आते हैं 13 नंबर हो गया खत्म। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसके लिए आप लोग का जवाब देना। 14 नंबर में पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। 14 नंबर में क्या कर रहा है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोले पृष्ठ को क्या कहते हैं। 2 गोले पृष्ठ, एक में जो गोलियां होगा पृष्ठ, ये तो ये आपको उत्तल लेंस को कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उत्तल लेंस कहते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जब देखिए मेरे दोस्त एक रेखा है, इस पर जो गोले पृष्ठ होता है जो उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और जो धंसा हुआ लेंस रहता है मेरे, ठीक है, और ऐसा होता है एक धंसा हुआ लेंस रहता है, इसे बोलते हैं अवतल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम अवतल लेंस बोलते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कहा गया है उभरा हुआ, तो उभरा हुआ को बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर, ओके। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन मेरे फटाफट आप लोग अच्छी तरह से जवाब भी दे रहे हैं, मुझे बहुत विश्वास कर मेरे, कि 80 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग 80 ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइए यहाँ पर, ठीक है। तभी तो आपको वहां पर 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव वहां पर आपको लगाना है, ना कि 80 में 80 लगाना, ठीक है। 80 में 80 नहीं लगाना मेरे दोस्त, नहीं तो आपको पूरा जितना भी गलती रहेगा सही रहेगा वो टोटल गलत हो जाएगा। तो वहां पर प्रयास करना है कि 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव ही लगाना होता है साइंस में, ओके। चलिए अब आते हैं यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन का पढ़िए। कहता है रोगियों के कान, नाक, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। जो कहते हैं ना कि कानों में देखने के लिए डॉक्टर को, और गला में देखने के लिए, और नाकों में देखने के लिए हमें डॉक्टर जो है किस चीज को प्रयोग करता है, बड़ा बड़ा देखने का। जब छोटा छोटा रहेगा मैं दोस्त को बड़ा देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए लेंस का प्रयोग करेगा, सूक्ष्मदर्शी में दोस्त उत्तल लेंस। अगर दर्पण बोल रहा है तो हमेशा मेरे दोस्त अवतल दर्पण। क्या होगा मेरे दोस्त, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए हमारे दोस्त बड़े बड़े नाक का देखने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पढ़िए। कह प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन, एक में दोस्त परावर्तन है और एक होता है आपका अपवर्तन होता है, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको फिक्स रहता है मेरे दोस्त, 1 नंबर में क्वेश्चन फिक्स रहता है, 1 नंबर में क्वेश्चन फिक्स रहता है। प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल की भांति इस साल भी पूछा जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन में, ओके। तो आपको याद कर लेना कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है मेरे दोस्त, 2 नियम हो, ओके। चलिए अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आपको यहाँ पर बता रहा है, कहता विद्युत फ्यूज जो तार होता है जो किसका बना होता है। विद्युत फ्यूज जो तार होता है जो किसका बना होता है, जो आप लोग को फटाफट कमेंट बताना है। विद्युत फ्यूज किस तार का बना होता है, तो वो बना होता है मेरे दोस्त तांबा, ठीक है। तांबा प्लस टीन का बना होता है, तांबा प्लस टीन का बना होता है फ्यूज बना होता है, ठीक है। और विद्युत फ्यूज किसका बना होता है, तांबा तथा टीन का। ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर सॉरी मेरे दोस्त सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, तांबा तथा टीन। और आप लोग बताना मेरे दोस्त कि कोई भी चीज यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पतन, जब लघु पतन होता है तो सबसे पहले क्या गलता है, तो वो हमारा फ्यूज का तार ही गलता है, ठीक है। फ्यूज का तार ही गलता है, जिससे हमारे घर में लगे सभी उपकरण नष्ट होने से बच जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो सबसे पहले हमारे घरों में फ्यूज का तार ही गलना होता है। तो आपको बताना है कि जो फ्यूज का तार होता है ना,
फ्यूज का जो तार होता है इसका गलनांक अधिक होता है या कम होता है, आपको बताना है कम होता है या अधिक होता है फ्यूज का तार में, ठीक है। क्योंकि बताना है कि देखते हैं कि जब शॉर्ट लड़ता है तो फ्यूज का तार होता है तो सबसे पहले गल जाता है, सबसे पहले वही गलता है। तो आप लोग को बताना है कि गलनांक अधिक होता है या कम होता है, ठीक है। ये आप लोग को फटाफट कमेंट में बताना मेरे, ठीक है। और जय माता सरस्वती जरूर फटाफट कमेंट में करिए मेरे दोस्त, ओके। चलिए अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग जवाब दीजिए। कहता है जिस पदार्थ से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। ये तो सहज से मेरे दोस्त, यानी मान लो यहाँ तक कोई चीज है, ठीक है, और यहाँ से हम लाइन प्रवास कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक आर पार नहीं हो रहा है ना, आर पार नहीं हो रहा, आसानी से प्रवाह नहीं हो रहा, तो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ये इज राइट आंसर, ओके। चलिए अब आते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए। यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त कि आम मीटर है ना, आम मीटर, डायनेमोमीटर, वोल्ट मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। कार्य परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। एक मेरे दोस्त मैं बता दूं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। मैं आपको बता दूं कि धारा जो मापते हैं ना, धारा मापते हैं ए मीटर से मापते हैं मेरे दोस्त। ए मीटर बोलो या आ मीटर बोलो, ठीक है, ए मीटर बोलो या आ मीटर बोलो, लेकिन विभवांतर मापते हैं, ठीक है, लेकिन विभवांतर मापते हैं मेरे दोस्त, विभवांतर मापते हैं वो मापते हैं वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन मिल जाता है मेरे, ठीक है। तो धारा मापते हैं ए मीटर से या आ मीटर से, वोल्ट मीटर मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। अभी मैं बताया कि विभवांतर जो मापा जाता है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन हमारा ये होगा, ठीक है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 20वां नंबर क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। जल मेरे दोस्त, ठीक है, जल बोलो तो इसमें हाइड्रोजन मिला हुआ, ठीक है, और ऑक्सीजन मिला हुआ। पेट्रोल तो नहीं हुआ, पेट्रोल, नाइट्रो भी नहीं, हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रोजन मिला होता है, हाइड्रो में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का जल होता है, ठीक है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग अच्छी तरह से जवाब दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग अच्छी तरह से जवाब दीजिए। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है या दोनों न घटता है ना बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताना है जब ताप बढ़ेगा तो जो प्रतिरोध होता है जो क्या होता है, तो वो मेरे दोस्त बढ़ेगा, ठीक है। क्या होता है, जब बढ़ेगा, ठीक है। और बढ़ने के कारण मेरे दोस्त हमारा घर में लघु पतन हो जाता है। क्या होता है, लघु पतन हो जाता है। जब हमारा जब विद्युत धारा बढ़ेगा, चालक का प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो लघु पतन है, शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे हमारा धारा बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर, ताप को बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, कमने पर कमता है, ठीक है। चलिए हम आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग अच्छी तरह से जवाब दीजिए। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर है ना, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। कह रहा प्रकाश क्या है, तो कह रहा कणों का प्रवाह है, आंखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा है, ताप क्रम बढ़ने वाली ऊर्जा है, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट बताना है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश है मेरे दोस्त आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। तो आंख हमारे प्रकाश को प्रभावित करता है, ठीक है, ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है, आंखों को प्रभावित करने वाली एक ऊर्जा है। 22 का ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर, ओके। चलिए अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आप लोग फटाफट जवाब दिए। 23 नंबर का पढ़ना है, ठीक है। 23 नंबर यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा जरूर। करा मंद प्रकाश में किसकी श्रृंखला से पूर्ण रूप से फैल जाती है ना। करा मंद प्रकाश में किसकी श्रृंखला से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। पुतली का फैलना मेरे दोस्त, पुतली का फैलना, पुतली का फैलना, फैलना, पुतली का फैलना जो कहलाता है परितारिका कहलाता है, परितारिका, तारिका कहलाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। पुतली का फैलाव परितारिका के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण से, तो परितारिका कारण से। जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी इज राइट आंसर, ओके। चलिए अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए और आप लोग फटाफट जवाब देना। स्थिर विद्युत आवेश में जब जैसे ही बोला स्थिर, ठीक है, जिसने बोला स्थिर, स्थिर बोलते हैं तो आराम, स्थिर बोलते हैं तो आराम करो, और आराम को ही बोलते हैं विरामावस्था, आरामों को ही बोलते हैं विरामावस्था कहते हैं, ठीक है, विरामावस्था कहते हैं। जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेरे यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। स्थिर का मतलब होता है आराम, और आराम करते हैं विराम, यानी कि विराम अवस्था करते हैं, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर ये है, ओके। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग इसका आंसर फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। फटाफट जवाब देना यही है कि दूर दृष्टि वालों आंखों को देख सकता है। मैं बता दूं मेरे दोस्त कि निकट दृष्टि दोष होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट को सिर्फ देख सकता है, किसको देख सकता है, निकट को ही देख सकता है। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति सिर्फ दूर की वस्तु देख सकता है, ना कि निकट को नहीं देख सकता है। निकट वाली वस्तु को नहीं देख सकता है, दूर की वस्तु को देख सकता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पूछ रहा है यहाँ पर कि दूर दृष्टि दोष वाले आंखों में साफ साफ देखी जाती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को। ये निकट बोलते हैं निकट वालों को, ठीक है। ये होता है निकट दृष्टि दोष में, ये होता है निकट
दृष्टि में, एक होता है निकट दृष्टि दोष में, एक होता है बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाली व्यक्ति सिर्फ देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को ही ऊपर देख सकता है, ठीक है, दूर की वस्तुओं को देख सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। आप लोग कह रहा है यहाँ पर कि तालाब का जल जमाव गहरा दिखाई देने का कारण है, या पेंसिल, यानी कि जब बोलते हैं कि पानी में अगर पेंसिल रखा हुआ मेरे दोस्त, ठीक है, अगर पानी में अगर पेंसिल रखा हुआ है तो पेंसिल आपको टेढ़ा नजर आता है, क्या नजर, टेढ़ा नजर आता है, टेढ़ा नजर आता है, किसके कारण, है ना, जब पानी में अगर पेंसिल को डालेंगे तो पेंसिल है ना सीधा नजर नहीं आएगा, वो टेढ़ा नजर आएगा, तो किसके कारण, वो होता है अपवर्तन के कारण, क्या होता है, अपवर्तन कारण। और या किसी को बता दूं मेरे दोस्त, अगर एक कटोरा लेते हैं, ठीक है, कटोरा लेते हैं, कटोरा, अगर कटोरा में अगर सिक्का डालते हैं पानी में, कटोरा में उसमें सिक्का डालते हैं, ठीक है, पानी में, कटोरा वाला पानी में, ठीक है, अगर एक कटोरा लेते हैं उसमें अगर पानी रहे और पानी में अगर हम सिक्का डालें तो सिक्का है ना मेरे दोस्त जो ऊपर उठा नजर आएगा, क्या नजर आएगा, सॉरी यहाँ पर ऊपर उठा नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पर ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो सिक्का रहेगा कटोरे में जो ऊपर उठा हुआ नजर आएगा तो वो भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। यानी कि जब बताएं कि अनुभव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और लेकिन वो संभव है, यानी कह सकते हैं अपवर्तन के कारण। तो यहाँ सबसे पूछा जा रहा है यही है कि तालाब में जो जल जमाव होता है गहरा दिखाई देने का कारण, अगर यानी कह सकते हैं गहरा, मान लो वहां पर आपको 15 फीट रहेगा, कि फिर मतलब तालाब अगर 15 फीट नजर आ रहा है, गड्ढा हुआ खंदा है, आपको नजर आएगा 10 फीट नजर आएगा, तो तालाब की गहराई बहुत कम है। अगर जाओगे में तो वास्तविक गहराई को मालूम नहीं चलता, इसलिए वो घटना होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, 26 ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर आप लोग जवाब दीजिए। कहता है नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का, यानी रंग का, है ना, वर्ण मतलब रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। कहता है नीला प्लस हरा, नीला प्लस हरा को मिलने पर मेरे दोस्त श्यान रंग होता है। कौन मेरे दोस्त, श्यान रंग होता है। हरा तो कभी होगा नहीं, नीला तो कभी होगा ना, पीला तो कभी होगा नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। नीला और पीला, नीला और हरा तो ऐसे कर दिया क्योंकि नीला और हरा को मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने पर मेरे दोस्त श्यान रंग होता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए हम आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग जवाब दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन ओके, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ऑस्ट्रल है, टेस्ला है, ए बी दोनों है। तो चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है मेरे दोस्त, क्षेत्र जैसे पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, तो क्षेत्र पूछेगा मेरे दोस्त तो वो होता है टेस्ला होता है, क्षेत्र पूछेगा तो वो होता है टेस्ला। लेकिन फ्लक्स पूछता है मेरे दोस्त, फ्लक्स पूछता है, ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स पूछेगा तो फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स से मतलब तो वेबर होता है, क्या होता है, वेबर होता है। यहाँ पर क्षेत्र के बारे में पूछेगा तो टेस्ला, फ्लक्स के बारे में पूछेगा तो वेबर होता है। तो यहाँ सबसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो दोस्त मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए दोस्त मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, जितना जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं आपके लिए मैं सेवा में कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग अच्छे रिजल्ट के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग कंजूसी नहीं करना है लाइक देने में और सब्सक्राइब करने में, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग अच्छी तरह से जवाब दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है, तो वो क्या बताता है, तो वो बताता है मान को बताता है, क्या ऑप्शन बताता है, मान को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र के मान को बताता है। ऑप्शन हमारा ये इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आप लोग जवाब दिए। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, दर्पण की जो चौड़ाई कहते हैं उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताना है कि दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं मेरे दोस्त द्वारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, द्वारक बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लीजिए कि दर्पण की चौड़ाई को द्वारक बोलते हैं। जो ऑप्शन हमारा यहाँ मिल रहा है मेरे को बी मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आप लोग को बी मिल के देखने के लिए मिल रहा है। चलिए अब आते हैं 30 नंबर हो गया मेरे दोस्त। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट जवाब देना, फटाफट जवाब देना, यही है आप लोग को। फटाफट मैं यहाँ पे साइज में क्लियर कर लेता हूँ क्वेश्चन का। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ना है, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं, ठीक है, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन कहलाते हैं। जो जल यानी भस्म कहलाता है, भस्म कहलाता है वही, भस्म बोले तो क्षार, भस्म बोले तो यहाँ पे आप क्लियर कर दूं, भस्म का दूसरा नाम ही होता है क्षार होता है, और क्षार का जो संकेत होता है ओ एच होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, ओ एच नेगेटिव होता है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्षार को ही बोलते हैं भस्म और भस्म को ही बोलते हैं क्षार, एक दूसरे को उल्टा है। क्षार का जो संकेत होता है ओ एच होता है। तो आप लोग को यहाँ बताना है कि भस्म कहे जाते हैं जो जल में किस प्रकार का, तो ओ एच नेगेटिव देता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ठीक है। 32 नंबर हो गया, 32 नंबर सॉरी में 21 नंबर हो गया, और 32 नंबर क्वेश्चन का सवाल का जवाब दीजिए। 32 नंबर पढ़िए और इसका आप लोग फटाफट जवाब देना है। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनकरण से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि अम्ल और भस्म के उदासीनीकरण से जो बनते हैं, है ना, अम्ल यानी कि जब अम्ल और भस्म
अम्ल और भस्म के उदासीनीकरण से जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे सामान्य लवण कहते हैं। जो लवण तो बनता है लेकिन सामान्य लवण बनता है, ठीक है। इससे आप लोग याद कर लीजिएगा, जो बनते हैं उसे कहते हैं सामान्य लवण कहते हैं। 32 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। ओके, चलिए 33 नंबर पढ़िए। 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग अच्छी तरह से जवाब दीजिए। कहता प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। कार्बनिक यौगिक यहाँ पर पूछ रहा है मुझे यूरिया, सॉरी मैं यहाँ पर यूरिया पूछ दिया, ठीक है। यूरिया का संश्लेषण पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा कि यूरिया का जो संश्लेषण किया मेदो से वहां पर वोहलर ने किया था। किसने किया, वोहलर ने किया था। यूरिया का जो संश्लेषण किया मेदो कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले किसने किया, तो वोहलर ने किया है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं 33 नंबर हो गया। यहाँ पर आते हैं 34 नंबर की हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पढ़ देते हैं, ठीक है। चलिए मैं दोस्त मैं कह रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। आप लोग बताना है मिथेन, इथेन, इथेन, इथाइन। तो आप लोग को फटाफट बताना है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो वो बनता मतलब एथाइन बनाता है। क्या मतलब एथाइन बनाता है, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर एथाइन बनाता है। और ऐसे तरह से क्वेश्चन मौजूद आपको परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा कैल्शियम केमिस्ट्री से, ठीक है। ऐसा सा क्वेश्चन है। चलिए आपको बता दूं कि लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को, लोहा से जिंक लेपित चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मतलब गैल्वेनीकरण बोलते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। जो ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर। ओके, 35 हमारा हो गया। अब आते हैं 36 नंबर। फटाफट आते हैं दोस्त, क्वेश्चन बहुत लंबा है। अगर संभव होगा मैं तो ऑब्जेक्टिव में करवा दूंगा, ठीक है। अगर संभव होगा तो ऑब्जेक्टिव में करवा दूंगा, क्योंकि ज्यादा वीडियो लॉन्ग भी करना नहीं है। अगर 40 होगा तो मैं आज के लिए 40 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आते हैं 36 नंबर, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कारण निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील बताना है, ये आपका कॉपर है। सी का मतलब क्या होगा दोस्त, कॉपर हो गया, ठीक है। सी का मतलब हो गया आपका कॉपर। एच का मतलब हो गया पारा। एच का मतलब क्या होगा दोस्त, पारा। और ए का मतलब हो गया मेरे दोस्त चांदी। ए का मतलब क्या हो गया आपका चांदी। और ए का मतलब हो गया आपका सोना। ए का मतलब क्या हो गया आपका सोना। ए का सोना। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है जो आपका कॉपर होता है। क्या होता है दोस्त, जो आपका कॉपर होता है। आप लोग जैसे याद कर लीजिएगा, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है और कॉपर होता है, Cu होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से कर रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। पहले ग्लूकोज का सूत्र लिखते हैं, C6 H12O6 है ना। ये ग्लूकोज के एक अणु है, ठीक है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। आप लोग को ऑक्सीजन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर है मेरे 6 है। कितना है, 6 है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन के जो अणु है, परमाणु है, वो हमारे साथ 6 है। कितना है, 6 इज राइट आंसर हो गया, ठीक है। 6 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, यहाँ पर मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ हमारा कितना हो गया, 6 राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 38 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है, तो आप लोग बताना है। तो होगा आंसर में दोस्तों मेंडलीव होगा। मेंडलीव ने आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में योगदान रहा है। किसका, मेंडलीव। तो आप लोग बताना है आधुनिक आवर्त सारणी। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, यहाँ पर क्लियर बता दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आपको बता दूं एक होता है वर्ग होता है और एक होता है आवर्त होता है, ठीक है। ये आपका वर्ग होता है, एक आपका आवर्त होता है। तो आपको जो वर्गों की संख्या होता है 18 होता है और आपको आवर्त की संख्या होता है मेरे 7 होता है। तो आप लोग इसे याद करिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होता है 8 होता है, 18 होता है और आवर्तों की संख्या 7 होता है। तो यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है, तो वो मेंडलीव का रहा है, ठीक है। किसका, मेंडलीव का रहा है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा 38 नंबर क्वेश्चन। चलिए ठीक है। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पर आप लोग फटाफट देख सकते हैं। समस्थानिकों के गुण धर्म होते हैं। हाँ, समस्थानिक मतलब संख्या समान, संख्या होगा समान। संख्या क्या होगा मेरे दोस्त, समान होता है। समस्थानिक मतलब होता है संख्या समान लेकिन द्रव्यमान होता है जो अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न होता है। द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न होता है। समस्थानिक कहेगा तो संख्या समान और द्रव्यमान होता है जो भिन्न भिन्न होता है। लेकिन एक होता है मेरे दोस्त, मैं क्लियर दोनों में क्लियर कर दूं, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ बड़ा कर लेता हूँ और आपका मैं अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ, ठीक है। आपको पूछेगा समस्थानिक पूछेगा, ठीक है। समस्थानिक में दो शॉर्ट में लिखता हूँ। समस्थानिक में होता है संख्या होता है जो समान होता है, संख्या क्या होता है, समान होता है। लेकिन द्रव्यमान होता है मेरे दोस्त जो भिन्न होता है। द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न होता है। अब एक होता है समभारिक, समभारिक होता है। तो समभारिक में दोस्त संख्या भिन्न भिन्न होता है, संख्या भिन्न होता है।
संख्या भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान होता है जो समान होता है। क्या होता है मतलब समान होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद कीजिएगा। समस्थानिक में संख्या समान, द्रव्यमान भिन्न, संभारिक में संख्या भिन्न, द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि समस्थानिकों में गुणधर्म में परमाणु द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, यानी कि क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। समान होता है संख्या, समान क्या होता है, संख्या, द्रव्यमान होता है, भिन्न भिन्न होता है। ओके, चलिए आवाज के आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग अच्छी तरह से जवाब दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है और आप लोग को जवाब देना है, यही जवाब देना है फटाफट। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट में। यही जवाब देना कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है, इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है। ठीक है, आप लोगों को बताना 40 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, इस आज के क्लास में बता दूं कि वीडियो भी लॉन्ग बहुत हो रहा है, तो आज के क्लास में 40 क्वेश्चन तक ही रह जाता हूँ। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन तक रह जाता हूँ। और कल मैं आपको 41 क्वेश्चन, गाला भी बहुत दर्द दे रहा है। ठीक है, तो मैं आपको अब मैं 40 क्वेश्चन तक स्टॉप करता हूँ और कल का क्लास में 41 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। एक क्वेश्चन का सवाल आप लोग कमेंट में HW में आपको देता हूँ, कमेंट में फटाफट एक क्वेश्चन का सवाल आप लोग बता दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन को मैं HW रख रहा हूँ, इसका आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। श्वेत होगा, भूरा हुआ, नीला हुआ, पीला हुआ, जो भी हो आंसर आप लोग को कहाँ बताना, कमेंट में बताना। कमेंट में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है, इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है, आप लोग को फटाफट कमेंट में बताना। इसको मैं HW रखूँ, ठीक है। और मैं गारंटी का जो कि 80 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, अगर आप लोग को 80 में से 80 ऑब्जेक्टिव आपको सही जा रहा है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 80 ऑब्जेक्टिव में से परीक्षा हॉल में 40 ऑब्जेक्टिव आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ मेरे दोस्त, मेरे बातों पर विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, अगर आप 80 ऑब्जेक्टिव में से 80 ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों इससे पहले मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्यारा सा नन्हा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा और कमेंट फटाफट कर लीजिएगा ओम स्टडी जोन को। ठीक है, और जो स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, ताकि मैं जब भी मैं नोटिफिकेशन वीडियो लाता रहूं, मैट्रिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लाऊं या लघु तरीके प्रश्न लाऊं या लॉन्ग क्वेश्चन में लाऊं, तो सबसे पहले आप जाने। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।